हेलो स्टूडेंट्स, ट्वेल्थ क्लास की केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। हम लेसन पढ़ रहे हैं सॉल्यूशन और हमारा टॉपिक चल रहा है अणु संख्या गुणधर्म यानी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। और उस कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में हम एक पढ़ चुके हैं और वो थी वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। और अब हमारी अगली जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज अर्थात अणु संख्या गुणधर्म है वो है कवथनांक में उन्नयन यानी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट में आप पढ़ोगे कवथनांक में उन्नयन। पहले बताता हूं कवथनांक क्या होता है। कवथनांक अकेला वह ताप जिस पर कोई सॉल्यूशन उबलना प्रारंभ करता है, वह ताप जिस पर कोई विलयन उबलना प्रारंभ करता है तो उसे उसका कवथनांक कहा जाता है। और हमारे पास यहां कवथनांक में उन्नयन ये पूरा पॉइंट है वो अणुसंख्य गुणधर्म है। कवथनांक में उन्नयन अणुसंख्य गुणधर्म है। अगर आपसे पूछे कवथनांक अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है, कवथनांक में उन्नयन अणुसंख्य गुणधर्म है, तो इसी में हम पढ़ेंगे। तो कवथनांक में उन्नयन कहते हैं बढ़ोतरी होना, बढ़ना यानी एलिवेशन। तो कवथनांक में बढ़ोतरी ये हमारा टॉपिक है। तो सुनना, आप किसी विलायक में जब ऊपर से अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला देते हो, गौर से सुनना, किसी विलायक में जब आप ऊपर से अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला देते हो, अवाष्पशील यानी ऐसा पदार्थ जो आप विलायक को गर्म करो तो वो पदार्थ भाप बनकर बाहर ना निकले, तो मैं उसे बोलूंगा अवाष्पशील विलेय पदार्थ। फॉर एग्जांपल नमक सबसे अच्छा एग्जांपल है कि आप उबलते हुए जल में और नमक मिला देते हो, नमक घुल जाएगा तो जल उबलता रहेगा, तो जल यानी विलायक तो भाप बनकर उड़ता रहेगा, लेकिन नमक पात्र के पैंदे में एकत्रित होता रहेगा, वो भाप बनकर नहीं उड़ेगा, नहीं बाहर निकलेगा। तो फिर वो क्या हुआ, वो अवाष्पशील विलेय पदार्थ हुआ। तो किसी विलायक में जब अवाष्पशील विलेय पदार्थ को मिला दिया जाता है तो बनने वाले विलयन का कवथनांक बढ़ जाता है। मैं आपको दूसरे शब्दों में यूं समझाऊं कि एक पात्र में आप पानी गर्म कीजिए, पानी उबलने लगेगा, ठीक है ना, और आप जानते हो पानी 100 डिग्री पर उबलता है। दूसरे पात्र में पानी लेकर के और उसे उबालिए और आप उबालोगे तो देखोगे 100 डिग्री पर वो भी उबल जाएगा, लेकिन उस उबलते हुए पानी में आप थोड़ा सा नमक डाल दीजिए और नमक डालोगे तो वो उबलना बंद कर देगा। वो पानी जो 100 डिग्री पर उबल चुका था, आपने जैसे नमक डाला वो पानी अब उबलना बंद कर देगा। क्यों? क्योंकि उसका कवथनांक बढ़ गया, अर्थात अब वो उबलने में और समय लेगा, और जो उबलने में अधिक समय लेता है पहले की तुलना में, तो हम कहते हैं कि उसके कवथनांक में उन्नयन हो गया है, एलिवेशन हो गया है, बढ़ोतरी हो गई है। तो फिर ऐसा विलायक जिसमें अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला देने पर और बनने वाला विलयन है उसका कवथनांक पहले की तुलना में अधिक हो जाता है, तो उसे हम उस विलयन का कवथनांक में उन्नयन कहते हैं। कि ऐसा विलायक जिसमें अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला देने पर और बनने वाला विलयन है वो पहले की तुलना में और अधिक समय ले उबलने में, या फिर उबलने में और टाइम ले, तो मैं बोलूंगा कि उसके कवथनांक में उन्नयन हो गया है, उसके कवथनांक में बढ़ोतरी हो गई है। तो जब किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला दिया जाता है तो बनने वाला विलयन है उसके कवथनांक में वृद्धि हो जाती है, जिसे कवथनांक में उन्नयन कहा जाता है, और वह विलयन फिर अधिक ताप पर उबलना प्रारंभ करता है। यानी अब उसको उबालने के लिए हमें पहले की तुलना में और अधिक टेम्परेचर देना पड़ेगा। तो ऐसा हो जाता है कब, कवथनांक उन्नयन की स्थिति में। और मैं आपको बताऊं कि माना आपने जो विलयन लिया, कि माना जो विलयन लिया उस विलयन का कवथनांक मैं कर देता हूं, कवथनांक मान लेता हूं मैं TB। माना विलयन का कवथनांक बराबर TB, T कैपिटल लिखूंगा, B पैरों में थोड़ा छोटा लगा देता हूं इस प्रकार से, ठीक है ना। T टेम्परेचर हो गया, B बॉइलिंग पॉइंट, तब इसको TB लिखा जाता है। तो विलयन का कवथनांक TB और विलायक का कवथनांक, शुद्ध आपने विलायक लिया है किसी पात्र में अर्थात पानी लिया है, विलयन तो आप जानते हो कि इसमें विलायक और ऊपर से विलेय पदार्थ है तब विलयन है, लेकिन विलायक तो आप जानते हो मतलब शुद्ध पानी है जो विलायक ही है। तो विलायक का कवथनांक, तो विलायक का कवथनांक मैं लिखूंगा, इसे बराबर कर दूंगा T0B, किससे,
टी नोट, ऊपर शून्य लगा दूंगा, टी नोट बी से, ये विलायक का क्वथनांक हो जाएगा। और आप जानते हो कि विलायक है शुद्ध पानी, 100 डिग्री पे उबलता है। और दूसरा, हमने दूसरे पात्र में पानी लेकर उबाला, लेकिन जैसे ही उसमें नमक मिला दिया तो वो विलायक तो नहीं रहा, वो तो विलीन बन गया। अब वो विलीन बन गया तो वो पहले की तुलना में और अब अधिक ताप पर उबलेगा, तो उस विलीन का क्वथनांक हमेशा अधिक होता है। किससे? विलायक के क्वथनांक से। तो अब विलीन का क्वथनांक अधिक होता है, विलायक का क्वथनांक कम होता है। इस अधिक वाले में से कम वाले को घटा दूंगा, अर्थात विलीन के क्वथनांक में से विलायक के क्वथनांक को घटा दूंगा, तो वो आ जाएगा क्वथनांक में उन्हें जितनी बढ़ोतरी हुई वो अंतर के रूप में आ जाएगी। तो क्वथनांक में उन्हें निकालूंगा तो इसे डेल्टा टी बी से लिखूंगा। डेल्टा मतलब अंतर के लिए डेल्टा लगाते हैं हम लोग, दो चीजों का अंतर निकाल रहे हैं, 2 3 4 5 जो भी है, तो अंतर निकालने के लिए केमिस्ट्री में डेल्टा काम में लेते हैं। डेल्टा दर्शाता है कि आप अंतर निकाल रहे हो किसी का। तो क्वथनांक में उन्हें इन दो का अंतर आ जाएगा। अधिक किसका है? अधिक विलीन का है, तो बराबर लिखूंगा टी बी माइनस टी नॉट बी। ये बन गया अपने क्वथनांक में उन्हें का समीकरण, ठीक है ना। तो विलीन का क्वथनांक में से विलायक का क्वथनांक घटा दोगे तो डेल्टा टी बी प्राप्त होगा, जिससे बोलूंगा क्वथनांक में उन्हें। यहां डेल्टा टी बी क्या है? विलीन के क्वथनांक में होने वाली बढ़ोतरी है, उन्हें है। तो अब यहां एक नियम लागू करेंगे, राउल का नियम, जिसे राउले भी कहा जाता है। तो राउल का नियम लागू करूं तो याद देना, ये जो क्वथनांक में उन्हें प्राप्त हुआ है, तो राउल ने कहा किसी विलयन के क्वथनांक में उन्हें उस विलयन में उपस्थित जो विलेय पदार्थ है उसकी मोल भिन्न के समानुपाती होता है। ये क्वथनांक में बढ़ोतरी, क्वथनांक में जो उन्हें है, वो उस विलयन में जो आप विलेय पदार्थ मिला रहे हो उस विलेय पदार्थ की मोल भिन्न के बराबर होता है। कौन? क्वथनांक में उन्हें उस विलेय पदार्थ की मोल भिन्न के बराबर होता है। तो राउल के नियम अनुसार आप लिखोगे डेल्टा टी बी समानुपाती, और आप ये बताओगे इसमें मोल भिन्न। क्या बताओगे? मोल भिन्न, कि विलयन के क्वथनांक में उन्हें उस विलयन में जो विलेय पदार्थ है उसकी मोल भिन्न के समानुपाती होता है। तो हम नीचे ये बात राउल के नियमानुसार लिख देंगे। अब इसमें समानुपाती का निशान हटा लेंगे तो डेल्टा टी बी बराबर कांस्टेंट के आ जाएगा, कांस्टेंट के आ जाएगा। और एक्स बी है वो मैं सेम का सेम लिखूंगा। एक्स बी क्या है? मोल भिन्न है, और मोल भिन्न हमेशा किससे निकलता है? मोल से निकलता है। तो मोल भिन्न में कुछ राशियां होती हैं जिन्हें हम मोल कहते हैं। और मोल क्या होता है? मोल निकालने के लिए पदार्थ का भार बटे में अणुभार मोल होता है, और मोल को मिला देते हैं घटकों के हिसाब से, तो फिर वो मोल भिन्न बन जाता है। तो अब मैं लिखूंगा कि एक्स बी जो मोल भिन्न है, ठीक है ना, तो मोल भिन्न बराबर क्या होगा? मोल भिन्न बराबर, ये विलेय पदार्थ है, बी विलेय पदार्थ है जो आप ऊपर से मिलाते हो सॉल्यूशन में, वो वाला विलायक में वो वाला। तो उसका आप लिखोगे कि विलेय का भार बटे में विलेय का अणुभार, प्लस में दोबारा विलेय का भार बटे में विलेय का अणुभार, और प्लस में विलायक का भार बटे में विलायक का अणुभार, विलेय का भार बटे में विलेय का अणुभार, फिर दोबारा बटे में विलेय का भार बटे में विलेय का अणुभार, प्लस में विलायक का भार बटे में विलायक का अणुभार। इतने चीजें मोल भिन्न के बराबर होती हैं, क्योंकि मोल भिन्न एक विलयन में विलेय और विलायक दो ही तो कण होते हैं। एक सॉल्यूशन में विलेय होता है और विलायक होता है। तो विलेय का भार बटे में अणुभार, दोबारा से विलेय का भार बटे में अणुभार, प्लस में विलायक का भार बटे में विलायक का अणुभार, ये हमने लिख दिया। तो ये एक्स बी के बराबर आ जाएगा। तो एक्स बी वाले को समीकरण 1 मानूं, और एक्स बी की जो वैल्यू है इसको, इतनी वैल्यू को ये समीकरण 2 मानूं। तो समीकरण 2 से एक्स बी का मान और समीकरण 1 में एक्स बी बराबर रखूं तो एक्स बी बराबर यहां मान रख दिया जाएगा। तो डेल्टा टी बी बराबर के नॉट, और एक्स बी के स्थान पर क्या लिखूंगा? डब्ल्यू बी बटा एम बी। ये जो मैं लिखे इनका इंडिकेशन हम बाद में कर देंगे, सिंबल बाद में लिखेंगे कि हाँ कौन क्या है वो बाद में लिखेंगे। तो अब यहाँ एक्स बी के गुणा में क्या आएगा, यानी एक्स बी के स्थान पर यहाँ आ जाएगा डब्ल्यू बी बटा एम बी, विलेय का भार बटे में विलेय का अणुभार। तो मैं लिखूंगा विलेय का
भार बटे में विलय का अणुभार, और बटे में बड़े वाला बटा लगाऊंगा, लिखूंगा दोबारा से विलय का भार बटे में विलय का अणुभार, दोबारा लिखूंगा विलय का भार बटे में और विलय का अणुभार, और प्लस में यहां विलायक का भार बटे में विलायक का अणुभार, तो प्लस में लिखूंगा विलायक का भार बटे में और विलायक का अणुभार, विलायक का भार बटे में विलायक का अणुभार। अब हमारा ये बन गया, इतना व्यंजक हमारा प्राप्त हो गया। अब एक ध्यान देना आप, वो ये मैंने एक बात कही थी, अगर आपको याद आ रही है तो मैंने कहा तनु विलयन में ही लागू होते हैं अणु संख्या गुणधर्म, और तनु विलयन कौन होते हैं? वो विलयन जिसमें विलायक की मात्रा ज्यादा होती है और मिलाए जाने वाले घटक की मात्रा कम होती है, तो वो तनु विलयन होते हैं। ऐसे विलयन जिसमें विलायक की मात्रा अधिक हो और विलय पदार्थ की मात्रा कम हो, तो उन्हें हम तनु विलयन कहते हैं। तो यहां ध्यान देना, WB/MB क्या है? विलय का भार बटे में विलय का अणुभार, दोबारा से विलय का भार बटे में विलय का अणुभार, प्लस में विलायक का भार बटे में विलायक का अणुभार। तो मैंने कहा कि ये अणु संख्या गुणधर्म तो आपके डाइल्यूट सॉल्यूशन में लागू होते हैं। डाइल्यूट सॉल्यूशन में तो विलायक की मात्रा अधिक होती है, तो मैं इस विलायक की मात्रा को अधिक करूंगा तो ये विलय की मात्रा नगण्य हो जाएगी। ऊपर वाली विलय की मात्रा को नगण्य मत मानना, क्योंकि वो तो अकेली है, और विलायक की मात्रा के प्लस में यहां विलय की मात्रा है, तो विलायक के प्लस वाली मात्रा है उसको नगण्य माना जाएगा। तो यहां विलायक का भार बटे में विलायक का अणुभार, जब विलायक की मात्रा ज्यादा है तो विलायक का अणुभार भी ज्यादा होगा, और विलायक का भार और अणुभार ज्यादा होगा तो मैं कहूंगा कि वो सॉल्यूशन तनु है। तो तनु है तो उसमें ये विलय के घटक है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे, तो इसको नगण्य मान लेंगे, इस राशि को नगण्य मान लेंगे। क्यों? तनु विलयन के लिए, क्योंकि तनु विलयन में विलय का भार बटे में विलय का अणुभार को नगण्य माना जा सकता है। तो इस राशि को नगण्य मान लूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा? डेल्टा टीबी बराबर के WB/MB बटे में WA/MA बच जाएगा। इसको तो नगण्य मान ही लूंगा, ठीक है ना, ये बच गया। अब इसको कन्वर्ट करके लिखूंगा, कैसे? डेल्टा टीबी बराबर के WB/MB, और ये वाली राशि ऊपर जाएगी तो यहाँ कन्वर्ट होके आ जाएगी। मैं वो सीधा ही कन्वर्ट करके लिख रहा हूं, यहाँ जगह कम होने की वजह से, तो यहाँ आ जाएगा MA बटे में WA। इस प्रकार से इस राशि, नीचे वाली राशि को और कन्वर्ट करके लिख दिया और हमारे पास ये व्यंजक प्राप्त हो गया। अब ध्यान देना, इस व्यंजक में और ये जो डेल्टा टीबी है, डेल्टा टीबी, ठीक है ना, इसे कहते हैं कवथनाक में उन्नयन, और हमें कवथनाक में उन्नयन ही तो निकालना है। कवथनाक में उन्नयन बराबर, ठीक है ना, के कांस्टेंट है, बताऊंगा इस कांस्टेंट को पूरे को हम क्या बोलेंगे? WB/MB, यानी के यहां आ जाएगा, WB/MB और ये MA/WA। तो मैं यूं करता हूं, इस कांस्टेंट के पास इस MA को ले आता हूं जो विलायक का अणुभार है। MA विलायक का अणुभार है, इसको यहां MA यानी के के पास ले आता हूं, और अब इसको तो यहां ले आया इसके पास, तो क्या बच गया? तो मेरे पास ये राशि इतनी बच गई, मेरे पास जो मैंने राउंड की है वो राशि बच गई। MA को तो मैंने के पास लाकर यूं लिख दिया, तो क्या बच गया? WB/MB, अर्थात विलय का भार बटे में विलय का अणुभार और नीचे गुणा में विलायक का भार, ठीक है ना, विलायक का भार बच जाएगा। विलय का भार बटे में विलय का अणुभार गुणा विलायक का भार बच जाएगा। तो यहां उस राशि को यहां गुणा में लिखूंगा कि विलय का भार बटे में विलय का अणुभार और नीचे गुणा में विलायक का भार। अब मेरे पास ये व्यंजक प्राप्त हो गया, ये वाला इतना व्यंजक मेरे पास प्राप्त हो गया। अब एक ध्यान देने वाली बात है कि आपने इस व्यंजक में K.MA यानी K और MA अर्थात विलायक के अणुभार को, K कांस्टेंट को विलायक के अणुभार के साथ मिलाऊंगा, तो इन दोनों के स्थान पर, मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, इन दोनों के स्थान पर एक कांस्टेंट और लिखूंगा, और वो क्या होगा? वो होगा, पहले लिखूं डेल्टा टीबी बराबर, तो डेल्टा टीबी बराबर इन दो के स्थान पर, यानी पहले वाला कांस्टेंट K है और एक मैंने विलायक का अणुभार MA है, इन दोनों के स्थान पर एक कांस्टेंट होगा, उसे बोलूंगा K पैरों में B। इसे कहते हैं मोलल कवथनाक उन्नयन स्थिरांक। मोलल कवथनाक उन्नयन स्थिरांक, जो कि इन दो राशियों के स्थान पर एक कांस्टेंट नया बन गया।
पहले वाला कांस्टेंट के और विलायक का अणुभार Ma, उन दोनों के स्थान पर एक नया कांस्टेंट और बन गया जिसे बोलूंगा मोलल कवथनांक उन्नयन स्थिरांक। ये बोलूंगा मोलल कवथनांक उन्नयन स्थिरांक। और अब आगे मेरे पास क्या है, WB बटा MB गुणा WA, वो सेम का सेम यहां आ जाएगा, WB बटा MB और गुणा में WA, इस प्रकार से ये आ जाएगा। अब एक ध्यान देने वाली बात ये है, ये जो राशि है इतनी वाली राशि, याद रखना इस राशि को मोललता कहा जाता है। विलय का भार बटे में विलय का अणुभार गुणा में विलायक का भार किलोग्राम में, ये विलायक का भार है, ठीक है ना। वो Ma था, वो विलायक का अणुभार था और ये विलायक का भार है, ठीक है ना। तो आप ध्यान देना। अब इस राशि को हम बोलते हैं मोललता। क्या बोलते हैं इसे? मोललता। जब इस राशि को आप और ग्राम में कन्वर्ट करोगे, यानी यहां WA जो विलायक का भार है वो किलोग्राम में है अब तो, और जब आप किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो ऊपर यहां 1000 लग जाएगा, 1000 लग जाएगा। तो मैं दूसरा व्यंजक यूं लिख सकता हूं, डेल्टा TB बराबर KB इंटू और WB बटा MB और गुणा WA और ऊपर गुणा में 1000। ये 1000 कहां से आया? मैंने कहा कि ऊपर वाला जो ये व्यंजक है, ऊपर वाला ये व्यंजक है, इसमें यहां WA विलायक की मात्रा है, पानी की मात्रा है, और पानी की मात्रा जब किलोग्राम में हो तब यही व्यंजक आता है, और पानी की मात्रा जब ग्राम में हो तो ऊपर 1000 लगा देते हैं। तो मैंने यहां अब ये मात्रा मैंने ग्राम में कन्वर्ट कर दी। कौन से वाली? विलायक की मात्रा WA को मैंने ग्राम में कन्वर्ट कर दिया तो ऊपर 1000 लगा दूंगा, तो हमारे पास ये बन गया, ठीक है ना, इस प्रकार से। और अब हमें यूं कहे कि ये विलय का अणुभार है, और इन याद रखना इन डेरिवेशन में आपको हर बार हमेशा MB ज्ञात करना है। MB क्या है? विलय पदार्थ का अणुभार, क्योंकि हमारी हेडिंग की शुरुआत में क्या थी? हमारी हेडिंग थी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड मॉलिक्यूलर मास ज्ञात करना। ये मॉलिक्यूलर मास है, तो हम अणु संख्या गुणधर्म की सहायता से और हर डेरिवेशन में और MB ज्ञात करेंगे। तो आपको हर बार MB के बराबर और डेरिवेशन निकालना है। तो अब विलय का अणुभार MB निकालूंगा तो क्या बनेगा? तो विलय का अणुभार MB बराबर, आप ध्यान देना, एक व्यंजक बनेगा जिसे बोलूंगा KB बटे में डेल्टा TB गुणा WB बटा WA और गुणा 1000। अब मेरे पास ये आ गया, ठीक है ना। हमें विलय का अणुभार निकालना है इन सारे डेरिवेशन में, सारे अणुसंख्यक गुणधर्मों में। तो MB विलय का अणुभार बराबर KB, इससे बोलूंगा मोलल कवथनांक उन्नयन स्थिरांक। डेल्टा TB को बोलूंगा कवथनांक में उन्नयन, और WB को बोलूंगा विलय का भार, और WA को बोलूंगा विलायक का भार। ये विलय का भार, ये विलायक का भार, और गुणा में 1000। ये किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करने हेतु, विलायक को किलोग्राम से ग्राम में कन्वर्ट हेतु करने हेतु 1000 का यूज किया है हमने। तो इस प्रकार से हमारा ये बन गया, और इसमें हम यहां इंडिकेट कर देंगे MB विलय पदार्थ का अणुभार, KB मोलल कवथनांक उन्नयन स्थिरांक। और याद रखना एक एग्जाम में ये जो KB है इसकी कांस्टेंट की इकाई पूछी गई थी KB की, तो इनमें याद रखना यहां KB मोलल उन्नयन कवथनांक स्थिरांक है, और इसकी इकाई होती है केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स ये होती है मोलल उन्नयन कवथनांक स्थिरांक की इकाई होती है। तो आप ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। तो MB विलय पदार्थ का अणुभार, KB कवथनांक में मोलल कवथनांक उन्नयन स्थिरांक, डेल्टा TB कवथनांक में उन्नयन, WB विलय पदार्थ का अणुभार, WA विलायक का भार, ठीक है ना। WB विलय पदार्थ का भार, विलय की मात्रा बटे में विलायक की मात्रा, विलय की मात्रा बटे में विलायक की मात्रा गुणा 1000, और ये मोलल उन्नयन कवथनांक स्थिरांक, और ये कवथनांक में उन्नयन, और MB विलय का अणुभार। इतनी बातें आपको याद रखनी है।
और एक और थोड़ा ध्यान में रखना वो ये कि कभी कभार हमसे यूं पूछ लेता है कि ये जो मोलल उनैन कवथनाक स्थिरांक और वाष्पन की गुप्त ऊष्मा में संबंध बताइए कि किसी अणुसंख्यक गुणधर्म के और मोलल कवथनाक उनैन स्थिरांक और वाष्पन की गुप्त ऊष्मा में संबंध लिखिए। तो एक बार किसी एग्जाम में पूछा था, हमारे सिलेबस में तो नहीं था, एग्जाम में पूछा तो वाष्पन की गुप्त ऊष्मा और मोलल कवथनाक उनैन स्थिरांक में संबंध होता है जिसे हम कहते हैं के बी बराबर और एम ए आर टी और बी स्क्वायर, आर टी बी स्क्वायर और डेल्टा एच इंटू 1000। ये क्या हो गया, ये मोलल उनैन कवथनाक स्थिरांक और आपके वाष्पन की गुप्त ऊष्मा डेल्टा एच में संबंध है। एम ए याद रखना विलायक का अणुभार है, आर गैस नियतांक है, टी बी विलयन का कवथनांक है और टी बी यानी स्क्वायर है, तो विलयन के कवथनांक का हमें यहां पर स्क्वायर करना है। डेल्टा एच वाष्पन की गुप्त ऊष्मा है और 1000 हमें सूत्र के हिसाब से, ग्राम के हिसाब से काम में लेना है। तो ये वाष्पन की गुप्त ऊष्मा और मोलल कवथनाक उनैन स्थिरांक के बीच में एक संबंध होता है जो आप थोड़ा सा ध्यान में रखना। और आज हम